चीन की सेना क्या सचमुच पहाड़ जैसी ताकतवर है कि उसे कोई हिला ही नहीं सकता? चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यही कहा है, वो भी धमकी देने वाले अंदाज में। पूरे बयान में हम नहीं जाएंगे, उसमें ज्यादातर बातें वही हैं जो वहां का मीडिया छाप रहा है। बदलाव सिर्फ यह है कि अब वहां का रक्षा मंत्रालय भी सामने आ गया है। उसने भारत को डोकलाम से सेना वापस बुलाने को कहा है। इसके साथ यह भी कहा है कि पहाड़ को हिला सकते हैं, चीन की सेना को नहीं। यानी उसके प्रवक्ता बता रहे थे कि युद्ध हुआ तो चीन भारी पड़ेगा। असल में चीन को अपनी बड़ी सेना पर बड़ा घमंड है। उसे लगता है उसकी सेना भारत की सेना को पीछे धकेल देगी। लेकिन क्या यह मुमकिन है? समझने वाली बात यह है कि बड़ी सेना के बावजूद चीन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो क्यों? यह समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ सैनिकों की बात हो तो चीन के पास ज्यादा सैनिक है, उसका रक्षा बजट भी ज्यादा है। हम हर साल रक्षा की तैयारी पर करीब 3,300 अरब रुपए खर्च करते हैं। चीन 9,800 अरब रुपए खर्च करता है। इसलिए उसके पास सैनिक, साजो सामान, सब कुछ हमसे ज्यादा है। तो हमारे पास सेना थोड़ी कम है। भारत की आर्मी में थल सेना 13,25,000 सैनिक है, जबकि चीन के पास 23,35,000 सैनिक है। यानी हमसे करीब दुगने सैनिक हैं। फौजी साजो सामान का हिसाब यह है कि इस मामले में भी चीन हमसे 20 है। इसके पास 2,800 टैंक हैं, 6,500 तोप हैं। भारत के पास 570 टैंक हैं और तोपें भी कुछ कम हैं, 4,500 तोप। संख्या के हिसाब से हवाई ताकत में भी चीन आगे है। यह तोप का हिसाब है, 4,500 हमारे पास, 6,500 चीन के पास। संख्या के हिसाब से हवाई ताकत में भी चीन आगे है। चीन हमसे आगे है लड़ाकू विमानों में। उसके पास 1400 लड़ाकू विमान हैं, हमारे पास करीब 800 लड़ाकू विमान। तो ये हिसाब जो है, लड़ाकू विमानों में भी चीन हमसे आगे है। 800 के मुकाबले 1400। मिसाइल 5,500 मिसाइल चीन के पास हैं, 16,000 मिसाइल, माफ कीजिएगा, 16,000 मिसाइल चीन के पास हैं, 5,500 मिसाइल भारत के पास है। तो ये मिसाइलों में चीन जो है भारत पर भारी पड़ सकता है। 16,000 मिसाइलें हैं भारत के पास, 5,500 मिसाइलें, जैसे मैंने बताया। जाहिर है चीन हर मामले में हमसे आगे है। लेकिन यहां पर एक पेज भी है। जंग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सैनिक कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी सेना मोर्चे पर लगा सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि बड़ी फौज के बाद भी चीन मोर्चे पर ज्यादा सैनिक नहीं लगा सकता। वजह यह है कि चीन का झगड़ारू रवैया, कुल 14 मुल्कों के साथ चीन का झगड़ा है, सीमा विवाद, यानी उसे 14 सरहदों पर सेना को बांटना पड़ता है। यानी भारत के पास चाहे 13,25,000 की फौज ही हो और चीन के पास करीब 23,35,000 सैनिक हो, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। माना जाता है कि सरहद पर चीन अपनी सेना का छोटा सा हिस्सा ही लगा पाएगा। पिछले साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि चीन इस मोर्चे पर एक बार में करीब 80,000 सैनिक ही लगा सकता है। उसके पास तेज हमला करने वाली खास 15वीं एयरबोर्न रेजिमेंट भी है। इसके सैनिक 10 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अंदाजा है कि एक बार में इस रेजिमेंट के भी करीब 35,000 सैनिक ही पहुंच पाएंगे, यानी कुल मिलाकर 1.25 लाख सैनिक। अब इनके जवाब में भारत भी मोर्चे पर लगभग इतने ही सैनिक फौरन भेजने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारी सेना के ठिकाने सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। यानी चीन ज्यादा आकर नहीं दिखा सकता। यह उसे भी पता है कि जंग हुई तो चाहे जितनी तेजी से सैनिकों की तैनाती की जाए, 1-2 हफ्ते में दोनों तरफ से 1.5 लाख के आसपास सैनिक ही पहुंचेंगे। यानी टक्कर बराबर की होगी। बराबर की टक्कर होगी तो जीत उसकी होगी जो बहादुरी से लड़ेगा, बेहतर रणनीति से लड़ेगा। इसीलिए चीन का रक्षा मंत्रालय, उसका मीडिया बातों से डरा रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। भारत हालात समझता है, इसलिए शांत बना हुआ है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक डोकलाम में फिलहाल 3-3 हजार सैनिक ही हैं और भारत के रुख से साफ है कि वो हटने वाला नहीं है। असल में डोकलाम से हटना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जिस जगह पर विवाद है वो इलाका बहुत खास है। ये भारत और भूटान के बीच की जगह है। यहां जहां तिब्बत यानी चीन का हिस्सा, एक तरह से चीन का इलाका भारत और भूटान के बीच में घुसा हुआ।
यहां पर चीन ने अपनी तरफ एक सड़क भी बना रखी है जिसे S-204 कहते हैं। इस इलाके में एक कस्बा है चुंबी, ये सड़क वहां तक जाती है। चुंबी के पास ही भारत की तरफ नाथुला है। इसका अक्सर जिक्र होता है क्योंकि यहीं पर 1967 में भारत और चीन की सेना में 3 दिन तक जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। चीन को पीछे हटना पड़ा था। नाथुला के पास ही वो इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाएं आजकल आमने सामने हैं। ये वो जगह है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमा मिल जाती है, जुड़ जाती है। इसे डोकलाम पठार कहते हैं। ये हम दिखाएंगे आपको, डोकलाम पठार। ये डोकलाम पठार यानी पहाड़ियों के बीच मैदान। ये मैदान जैसा है, फिर भी आसपास से थोड़ी ऊंचाई पर है। अब इसी ऊंचे इलाके के पास चीन की पगडंडी जैसी कच्ची सड़कें भी पहुंचती हैं, यानी भूटान के इलाके से होकर चीन की पगडंडी। ये जगह ठीक भारत की सीमा पर है। यहां से सीधी दूरी की बात करें तो चीन का चुंबी सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर है। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर चीन की फौज डोकलाम पठार तक सड़क बना लेगी तो ऊंची जगह पर पहुंच जाएगी। इसीलिए भारत ने सड़क बनाने से रोका। सड़क बन गई तो चीन एक तरफ नाथुला की तरफ जाने वाले रास्ते को काट सकता है, दूसरी तरफ भारत के दक्षिण दिशा में बढ़कर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। भारत का यह इलाका चिकन नेक कहा जाता है, यानी बहुत संकरा सा, मुर्गी की गर्दन जैसा इलाका। यह पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर कभी जंग हुई, चीन की फौज चिकन नेक तक पहुंच गई तो वो पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से काट सकती है। इसीलिए भारत की फौज किसी हाल में डोकलाम से पीछे नहीं हट सकती। चीन चाहे जितना धमका रहा हो, लेकिन भारत की सेना डटी हुई है। इसीलिए चीन परेशान है। वो अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी फौज का डर दिखा रहा है, लेकिन सच सबको पता है। चीन जानता है कि इस बार 1962 जैसे हालात नहीं है। चीन ने कोई गलत हरकत की तो इस बार उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भवानी सिंह की बड़ी खबर। राजस्थान के माउंट आबू में भारी बारिश की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने के बाद 2000 पर्यटक वहां पर फंस गए हैं। माउंट आबू में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चट्टान खिसकने के बाद से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। जेसीबी से सड़क पर गिरी चट्टान को हटाने का काम भी चल रहा है। गुजरात से आए हैं और रात से इधर फंसे हुए हैं। माउंट आबू जाना है हमको बच्चे को लेने। चट्टान बहुत बड़ी गिरी है, रात को गिरी है और अभी हमने इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। अभी हमने मशीनें मंगवाई है, अब रोड से आ रही है, करीब घंटे भर में आ जाएगी। और अभी हमने यहाँ का ट्रैफिक रुकवा दिया है। जो पर्यटक आ रहे हैं उनमें भी हमने रोका है। जितना उनके लिए रिलीफ हो सके हम प्रयास करेंगे और मैन्युअली भी हम लोग उनके लिए जो भी जरूरत की चीज़ें होंगी मंगवा लेंगे। भवानी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि 2000 पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। कितनी देर में रास्ता पूरा क्लियर होगा? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये माउंट आबू और माउंट रोड के बीच का रास्ता है, यानी कि जो हिल स्टेशन है माउंट आबू उसके नीचे और बीच में जो चट्टान गिरी है, ये लेट नाइट चट्टान गिरी थी, लेकिन सुबह पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। उसके बाद में जेसीबी के जरिए उनको हटाया जा रहा है। काफी कुछ थोड़ा क्लियर किया गया, लेकिन बहुत संकरा रास्ता। जब तक कि पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रैफिक शुरू नहीं होगा, तो तब तक जो ऊपर जो फंसे हुए हैं टूरिस्ट हैं वो ऊपर रहेंगे और जो नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो माउंट आबू है इस वक्त ब्लॉक हो गया। जी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और ये बताएं कि रास्ता साफ करने की भी वहां पर कोशिशें हो रही हैं। वक्त कितना और लग सकता है? देखिए, बिल्कुल जेसीबी लगी हुई है वहां पर। काफी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं वहां से, और तकरीबन मान रहे हैं कि शायद 2-3 घंटे में रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि लेकिन ब्लॉक्स हैं, वो जो चट्टान है वो काफी बड़ी चट्टान है। मौसम क्या खलल डाल रहा है? मौसम खलल डाल रहा है वहां पर? अभी तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है कि पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट का मौसम अच्छा नहीं है। लगातार जो नीचे पानी है, इसलिए ऊपर जो रेस्क्यू टीम को जाना और फिर उसके बाद में रेस्क्यू करना
काफी टफ कंडीशन है, लेकिन क्योंकि जब तक वो चट्टानें हटती नहीं है तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि चट्टाने बड़े बड़े पत्थर चट्टान के वहां पर गिरे हैं। रास्ते को क्लियर करने की कोशिश हो रही है। माउंट आबू से थोड़ा नीचे जो रास्ता माउंट आबू की तरफ जाता है, ऊपर हिल स्टेशन की तरफ, वहां पर कल रात को ये चट्टान खिसकी थी, जिस वजह से सुबह पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से दीपक बिष्ट की ये बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों को आर्थिक मदद के आरोप में श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए अलगाववादी नेता शबीर शाह को दिल्ली लाया गया है। दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब शबीर शाह की कोर्ट में पेशी होगी। ये भी बता दें कि कल शबीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को आर्थिक मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और आतंकियों को आर्थिक मदद के मामले में एनआईए भी शबीर शाह से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शबीर शाह को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। दिल्ली की एक अदालत ने भी इसी महीने शबीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हम इस चीज से घबराते नहीं है, पॉलिटिकली दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर उनसे जिस तरीके से हम सुन रहे थे, अभी उनसे बात की गई, उन्होंने कहा पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। देखिए, अभी तक बिल्कुल इस तरह से लग रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से कुछ भी जवाब न देते हुए उनको सीधे यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि 2 बजे कोर्ट में पेशी होने का समय दिया गया है। पटियाला कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं उनके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा है, उसके साथ साथ आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी देखना यही होगा कि कोर्ट में क्या निकल कर आता है, कि क्योंकि जो पेश होने के बाद ही ये सब कुछ सामने आ पाएगा। वक्त क्या है जिस वक्त कोर्ट में पेशी होनी है? देखिए, 2 बजे के बाद का वक्त है और लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय है, और वहां पर जाकर कई सारी चीजें होंगी जिस पर खुलासा हुआ, क्योंकि शब्बीर शाह को पहले नोटिस दिया जा चुका था। एक नोटिस नहीं बल्कि 7-8 नोटिस दे दिए जा चुके थे, जिसके बाद गैर जमानती वारंट उनको इशू किया गया था। उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। नजर बनाए रखिए दीपक, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एनआईए जांच को सही बताते हुए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि सरकार की जवाबदेही है कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सभी कार्रवाई जो हो रही है अलगाववादियों को और आतंकवादियों के खिलाफ में, ये देश के हित में हो रही है। और वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अलगाववादी नेताओं को कानून का पाठ पढ़ाना ही चाहिए। अब देखिए, ये लोग जब भारत की संविधान नहीं मानते हैं तो हम संविधान का क्यों उपयोग ना करें, और जो विधि अनुसार है उसके अनुसार जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और आपको बताएं कि शबीर शाह की गिरफ्तारी को सही बताते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने अलगाववादी नेताओं पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। शबीर शाह के ऊपर कार्रवाई की जा रही है टेरर फंडिंग के मामले में। शब्बीर शाह तो एक छोटा अभी मोहरा बन गया, और भी लोग कश्मीर में बैठे हैं। सबको धर दबोच कर दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब उनको रखना चाहिए। पहली बार सरकार ने इस मामले में कोई कठोर कदम उठाया है, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा। जो देश तोड़ने वाले हैं, पाकिस्तान के इशारे पर देश तोड़ने वाले कोई भी हो, कितने भी बड़े नेता हो, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। उनकी जगह हिंदुस्तान की जेलों में है। सर, एनआईए की इस पूरी की पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान में बने थे और उसके बाद वहाँ से टेरर फंडिंग हो रही थी। ये बहुत बड़ा एक फंडिंग का नेटवर्क इस देश में टेररिज्म बढ़ाने के लिए चल रहा था। अब वो टूट रहा है और बहुत ही मजबूती से उसके ऊपर घाव हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और दिल्ली से अरुण सिंह की बड़ी खबर। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद दिए गए भाषण में नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर नेहरू और इंदिरा गांधी के अपमान का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार नेहरू और इंदिरा गांधी का अपमान करती आ रही है। कांग्रेस के हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। भारतवर्ष में भी यही परंपरा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
को सम्मान से स्मरण किया जाता है। सबसे ऊपर दर्जा महात्मा गांधी का भारत में है। उन्होंने उस समय हिंदुस्तान के लोगों को हिम्मत दी थी। प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं। Nobody is questioning that. आप पूरा तो करने दीजिए, पूरा तो करने दीजिए। ये देखिए ना, आपने बीच में रोक दिया। साथ No, listen. Yeah. उसके साथ साथ आजादी के संग्राम के एक महान नायक जवाहरलाल नेहरू थे, जो हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 14 साल अंग्रेजों की जेल में रहे थे। तीसरे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री 17 साल रही, शहीद हुई। आज सरकार की तरफ से एक सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के कद को छोटा दिखाना, उनके योगदान को छोटा करना, पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना, इंदिरा गांधी के 100 साल इंदिरा गांधी मैं बता रहा हूं, कल महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किसी भी हाईएस्ट या हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सदन में नहीं लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन गांधी जी का अपमान, इस गांधी जी का अपमान बराबर ये सरकार करती जा रही है। नेहरू जी का अपमान ये कैसे बोल सकते हैं? बराबर करती रही है। ऐसे लोगों की सेंटेनरी मनाई जा रही है जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था, और जो देश की आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ अपमान हो गया? जेलों में सड़े उनको बुलाना भी जाता है सरकार में। None of us was born yesterday that we don't realize each other's game. We know that this noise is being created today only because some members want to raise the issue of how the Samjhauta case was started. We know that. Therefore, don't provide them with an alibi. I know they are your alibi. They are your alliance partners. Don't provide them with an alibi. If members want to raise the issue of Samjhauta, they should be allowed to raise it. Don't deflect the